क्या आप शेयर मार्केट में पैसा लगाने जा रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि शेयर मार्केट में पैसा हर कोई लगा सकता है, लेकिन शेयर मार्केट में पैसा लगाना और शेयर मार्केट से पैसा कमाना दो बहुत ही अलग-अलग चीजें हैं। कहूँ तो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना एक तरह से एक पेशा है और जैसे हर पेशे के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसी तरह से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आप उनको बाईपास करके केवल और केवल स्टॉक मार्केट में सीधा पैसा लगा देते हैं ना, आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। बिना समंदर की गहराई नापे और बचाव उपकरण के आप सीधा समंदर में छलांग लगा दे रहे हैं और उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि अब आप पैसा बना पाएंगे, अब आप पैसा कमा पाएंगे। लेकिन होता यह है कि आप जब इस तरह से बिना तैयारी के शेयर मार्केट में छलांग लगा देते हैं ना, इस समंदर में छलांग लगा देते हैं ना, तो आप केवल और केवल शेयर मार्केट में डूबते हैं। ये वही लोग हैं जो बिना जाने समझे, बिना टेक्निकल एनालिसिस सीखे, बिना फंडामेंटल सीखे सीधे शेयर मार्केट में उतर आते हैं और उसके बाद क्या होता है उनके साथ में? वही होता है कि जो आपका सीधे समंदर में छलांग लगाने पे होगा, आप जाके गहराई में, तली में जाके, मतलब कि आपको एक बड़ा लॉस आपके हाथ आएगा। वही ऐसे नए लोगों के साथ, रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ होता है, जिनके पास ना तो कोई किसी भी तरह का फाइनेंस का नॉलेज है, ना किसी कॉमर्स का नॉलेज है, ना ही बिजनेस एनालिसिस की समझ है, शेयर मार्केट किस तरह से काम करता है, ना ही कंपनीज की न्यूज किस तरह से इंपैक्ट करती हैं। इस तरह का कोई भी अनुभव इन लोगों के पास नहीं होता है। रिटेल इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट में आता है ना, वो केवल कंपनी का नाम सुन सुना के, फ्रेंड से सुन सुना के, यूट्यूब के फ्री रिकमेंडेशन लेके स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है और उसके बाद में उसके साथ जो होता है, जो मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर के साथ होता है, सेबी का डेटा है कि पहले ही स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते ही पहले 6 महीने में 60% जो रिटेल इन्वेस्टर, उनको एक बड़ा लॉस हाथ आता है और उसके बाद वो शेयर मार्केट से वापस चले जाते हैं और बचे हुए 40% लोग वो अगले 3 साल में शेयर मार्केट में हताश निराश होकर चले जाते हैं। कोई भी स्टॉक मार्केट को, कोई भी इस पेशे को अच्छे से समझने सीखने की कोशिश नहीं करता है। वो डेली 9 से 3 बस केवल और केवल ट्रेड्स लगाता है और उसके बाद में हताश होकर जब उसके लॉसेस की लिस्ट बढ़ जाती है ना, तो वो हताश होके वापस शेयर मार्केट से चला जाता है। तो अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो मेरी ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्प करेगी। मैं आपको स्टॉक मार्केट समझा रही हूँ, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से मैं आपको स्टॉक मार्केट समझाने की कोशिश करूंगी कि क्या है आखिर शेयर मार्केट और किस तरह से स्टॉक मार्केट में काम करें तो हम लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट में टिक सकते हैं, लॉन्ग टर्म में अपना जाके पोर्टफोलियो बिल्डअप कर सकते हैं। शेयर मार्केट से जो अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनको हम पूरा कर सकते हैं। तो मैं अपनी इस आने वाली सीरीज में आप लोगों को यही बताने वाली हूं कि अगर पूरी तैयारी करके स्टॉक मार्केट के इस महासागर में छलांग लगाई जाए तो आपके हाथ कीचड़ जैसा लॉस हाथ नहीं आएगा, बल्कि आपके हाथ कुछ अच्छे मोती आएंगे, कुछ अच्छी मछलियां आएंगी और बहुत अच्छे अच्छे समुद्री जीव आपको दिखाई देंगे। बहुत अच्छा नाइस एक्सपीरियंस आपका। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मैं हूं मनीषा और मुझे हो गए हैं शेयर मार्केट में ऑलमोस्ट 15 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस और अपने पूरे 15 ईयर प्लस के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारी सीखी हैं। शेयर मार्केट में बहुत सारी चीजें ऐसी जानी हैं जो नए इन्वेस्टर को पता नहीं होती हैं। बहुत सारे अप्स देखे, बहुत सारे डाउन्स देखे, बहुत सारे बुल मार्केट देखे, बहुत सारे बेयर मार्केट देखे, बहुत सारी मंदी देखी, कोविड देखा और उसके बाद में मेरे कुछ ऐसे बेसिक रूल्स मैंने बनाए हैं जिनको कि मैं फॉलो करती हूं ना, तो मैं शेयर मार्केट में कोई बड़ा लॉस उठाने से बच जाती हूं और शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में टिकी हुई हूं। और इसी वजह से शेयर मार्केट में मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर के रूप में, अपना सक्सेसफुल ट्रेडर कहिए या सक्सेसफुल इन्वेस्टर कहिए, सक्सेसफुल इन्वेस्टर की तरह मैं अपना स्टॉक मार्केट में एक करियर बना पाई हूं। और अब मैं अपनी इस पूरी 15 साल की जर्नी को इन छोटी छोटी वीडियोस के रूप में मैं आपके सामने लेके आ पाई हूं। आप ये मान के चलना, मेरी एक पूरी वीडियो में मेरे पूरे कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस छुपा हुआ है। मैंने पूरे 1 साल में जो सीखा वो सारी चीजें मैं आपको एक वीडियो में सिखाने की आशा करती हूँ कि अगर आप मेरी ये वीडियो पूरी ध्यान से सुनेंगे तो आपको इस स्टॉक मार्केट की आपकी जो जर्नी है ना, जिसमें अभी तक आपको कोई प्रॉफिट हाथ नहीं लग पाया या आप अभी केवल और केवल स्टॉक मार्केट में लॉसेस देख रहे हैं, तो उम्मीद है आपकी ये जर्नी ब्यूटीफुल बन पाएगी और आपके स्टॉक मार्केट करियर में एक वैल्यू एडिशन करेगी।
एक चीज आपको मैं बता देती हूँ, एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको ये सारी बातें जाननी जरूरी ही हैं। अगर आप इनको बाईपास किए बिना स्टॉक मार्केट में सीधा पैसा लगाना स्टार्ट कर देंगे ना, प्रॉफिट्स नहीं बनेंगे, स्टॉक्स नहीं चलेंगे। स्टॉक्स को लेने से पहले बहुत ज्यादा एनालिसिस की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा लंबे रिसर्च की जरूरत होती है, तब जाके स्टॉक्स आगे चलते हैं, तब जाके स्टॉक्स में हमें प्रॉफिट निकालना आ पाता है। नहीं तो हम स्टॉक्स केवल लेके अपने पोर्टफोलियो में उन्हें देखते रहते हैं, वो स्टॉक ऊपर जाते हैं, नीचे गिरते हैं, मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट नीचे गिरता है, हमें कुछ पता नहीं चलता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मेरा आज का ये वीडियो फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो का सीरीज का पहला वीडियो होगा। इसमें मैं आपको बताने जा रही हूं कि फंडामेंटल एनालिसिस आखिर होता क्या है। आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, फंडामेंटल एनालिसिस करके स्टॉक लेना चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस के बिना अच्छा स्टॉक नहीं आपको पकड़ पाओगे, फंडामेंटली गुड लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। लेकिन इन सब का मतलब क्या होता है, आखिर होता क्या है फंडामेंटल एनालिसिस? तो मैं अगर आपको बताना चाहूं तो फंडामेंटल एनालिसिस एक ऐसा तरीका है जिसमें आप स्टॉक का या उस कंपनी का इकोनॉमिक, फाइनेंशियल्स, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को कंपेयर करने के बाद स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हो कि क्या वर्तमान वैल्यूएशन पे स्टॉक को लिया जाना जायज है, क्या वर्तमान जो उसका प्राइस चल रहा है वो उसके प्राइस को जस्टिफाई करता है, क्या ये यहां से लिया हुआ स्टॉक ऊपर की तरफ चलेगा या यहां से लिया हुआ स्टॉक इसके जितने भी पैरामीटर्स हैं उनके तहत यहां से गिरने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अगर ये हमें पता चल जाए कि इस वक्त प्रेजेंट मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग करंट प्राइस जो शेयर का है वो सही है या नहीं, ये सब पता करने के लिए हम करते हैं स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस। तो पहली बात तो ये कि हमारा गोल क्लियर होना चाहिए कि फंडामेंटल एनालिसिस करना क्यों है। हम मार्केट गए कुछ चीज लेने के लिए और जिस चीज का पैसा हम दे रहे हैं क्या वो पैसा देना वर्थ है भी या नहीं, क्या हम वो पैसा देके कुछ गार्बेज उठा के तो अपने घर नहीं ला रहे हैं, क्या वो पैसा देके हम कोई गार्बेज कंपनी तो अपने पोर्टफोलियो में नहीं रख रहे हैं। ये सब बातों का जस्टिफिकेशन हमें फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त मिलता है। अगर सही तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस किया जाए तो आप जान पाओगे कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट में आपके करियर को इतनी मुश्किलें नहीं है जितना आप सीधे स्टॉक मार्केट में आके पैसा लगाना स्टार्ट कर देते हो और लॉस की तरफ आप चल पड़ते हो। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि फंडामेंटल एनालिसिस करता क्या है। अब इसके की एलिमेंट्स की बात करेंगे, की फैक्टर्स जो कि फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त यूज होते हैं, तो वन बाय वन उन सब पे चर्चा करेंगे। तो की फैक्टर्स की बात करूं तो 5 बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं वो है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नंबर 1 कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, नंबर 2 कंपनी की बैलेंस शीट और नंबर 3 कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब भी हम फंडामेंटल एनालिसिस करने बैठेंगे तो फाइनेंशियल्स की इन तीनों चीजों पे, ये 3 बड़े बड़े पेजेस में बहुत बड़ा बड़ा डेटा होता है, इस डेटा को एनालाइज करना हम सीखेंगे और ये डेटा को 5 मिनट में किस तरह से स्कैन करना है, पूरे फाइनेंशियल्स को 5 मिनट में किस तरह से, बहुत बड़ा ये कम से कम 3-4 पेजेस का डेटा होता है, एनुअल रिपोर्ट में होता है, उसको किस तरह से केवल 5 मिनट में आपको देखना है, वो मेरे एडवांस क्लास का पार्ट है। लेकिन आपको बता दूं कि ये बिना देखे, अगर आपने फाइनेंशियल्स बिना देखे किसी कंपनी में एंट्री कर ली ना, आप 90% केसेस में आप गलत कंपनी में एंटर कर जाएंगे, आप गलत कंपनी चूज कर लेंगे। क्योंकि बिना फाइनेंशियल्स चेक किए आप ये मान के चलना कि आप कभी भी एक अच्छी वर्थ वैल्यू मेकिंग कंपनी तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। मोटा मोटा अगर बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको ये बताता है कि कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कंपनी कितने खर्चे कर रही है, कंपनी के बिजनेस एक्सपेंसेस क्या क्या हैं, कंपनी के क्या क्या वर्तमान जितने भी इनकम एवेन्यूज हैं और क्या क्या उसके आउटगोइंग, जहां पे उसकी डे टू डे बिजनेस का जो पैसा है वो जा रहा है। तो आपको ये मान के चलना है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट किसी भी कंपनी का उस साल
किस तरह से वो कंपनी बिजनेस कर रही है, क्या वो कंपनी प्रॉफिटेबल है भी या नहीं, ये सारी चीजें चेक की जाती हैं। अगर आप एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में एंट्री कर लेते हो, जो इसी साल अपने खर्चे ठीक से नहीं उठा पा रही, वो आगे 10 साल बाद किस तरह से अपने खर्चे उठाएगी, ये आपको एक बड़ी चुनौती दिखाई दे जाएगी उस कंपनी के बिजनेस के साथ में। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर मोटा मोटा बोलूं ना, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, कंपनी है वो प्रेजेंट जिस तरह का इकोनॉमिक कंडीशन है, उन इकोनॉमिक कंडीशन और जिस तरह का मार्केट में माहौल है, उस मार्केट माहौल के अकॉर्डिंग वो किस तरह से अपने प्रोडक्ट को बेच पा रही है, खुद को वो इस मार्केट में खड़े रख पा रही है। अगर कोई कंपनी आज इतने कॉम्पिटिटिव बिजनेस माहौल में भी खड़ी है और अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले अपना प्रोडक्ट ज्यादा बेच पा रही है, तो डेफिनेटली वो कंपनी ग्रो करेगी टाइम के साथ और वो कंपनी आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन अगर कोई कंपनी वर्तमान जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग वो मार्केट में सस्टेन नहीं कर पा रही है, वो अच्छा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है, वो अपने खर्चे नहीं उठा पा रही है, वो लोगों को जो उसने एम्प्लॉयज रख रखे हैं उनको अपने अच्छे से सैलरीज नहीं दे पा रही है, तो एक इस तरह की कंपनी में एंट्री करने का क्या मतलब है? आपको सोचना पड़ेगा। कोई कंपनी अगर मल्टीबैगर बनती है, कोई कंपनी रिटर्न्स की तरफ जाती है, कोई कंपनी का शेयर ऊपर चढ़ता है ना, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो कंपनी प्रेजेंट डेट पे प्रॉफिटेबल हो, प्रेजेंट डेट पे प्रॉफिटेबल और इनफैक्ट उसके प्रॉफिट्स लगातार बढ़ते हुए हों। अगर कोई कंपनी इस तरह का बिजनेस जनरेट करने में सक्षम नहीं है कि जो बिजनेस प्रॉफिट, उसका प्रोडक्ट कंपनी के प्रेजेंट खर्चे उठाने में भी सक्षम नहीं है, तो ऐसी कंपनी को यूजुअली माना जाता है कि वो कंपनी लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाएगी। और इनफैक्ट जरा सी भी अगर मार्केट में उठापटक होती है, जरा सी भी प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी में, तो वो कंपनी के फाइनेंशियल्स एकदम खत्म हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे और वो कंपनी का वाइप आउट होना तय है और ऐसे में आपका उस स्टॉक में फंस के रह जाना भी तय है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिसको बिना अच्छे से जाने समझे आपको कंपनी में एंट्री नहीं लेने चाहिए। वो कंपनी के वो कौन से पैरामीटर्स हैं और वो किस तरह से आप एक कंपनी के 2, 3, 4 पेजेस के डॉक्यूमेंट को 2 मिनट में किस तरह से आप पढ़ पाओगे, ये मेरे एडवांस क्लास का टॉपिक होता है, क्योंकि बहुत बड़ी रिपोर्ट होती है और हम नॉन कॉमर्स और नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं और ऐसे में 3-4 पेजेस के लॉन्ग डेटास को पढ़ पाना, समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन मैंने अपनी एडवांस क्लासेस में इतना ब्यूटीफुली डिजाइन किया है कि जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है, आप उसको केवल 2 मिनट के अंदर अंदर किसी भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख सकते हैं और इनफैक्ट ये तय कर सकते हैं कि क्या ये वाले प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी को आपको अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी है या नहीं देनी है। P&L स्टेटमेंट के बाद बारी आती है कंपनी की बैलेंस शीट की, और बैलेंस शीट किसी भी कंपनी का इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ना, जो आपको उस कंपनी ने कितना कर्जा उठाया हुआ है, पुराना उस कंपनी, आप कभी भी कोई एनुअल रिपोर्ट खोल के देखेंगे ना, तो उस एनुअल रिपोर्ट में आपको बहुत अच्छे से क्लियर पता चल जाएगा इस कंपनी ने कौन से साल में कितना कर्जा लिया है, उसके बाद उस कर्जे का उसने किया क्या है, वो कर्जा क्या केवल उन्होंने कंजम्पशन के लिए यूज किया है या किसी नए प्रोडक्ट एंड प्लांट के डिजाइनिंग एंड उसके एक्सपेंसेस में खर्च किया है। तो अगर कोई कंपनी केवल अपने खर्चे उठाने के लिए, केवल डे टू डे रनिंग बिजनेस के लिए कोई कर्जा उठा के उसको यूज कर रही है ना, वो कंपनी लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। वहां उस कंपनी में लॉन्ग टर्म में लगाया हुआ आपका पैसा खतरे में है। लेकिन हाँ, अगर किसी कंपनी ने कोई बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए मार्केट से पैसा उठाया है, तो डेफिनेटली हो सकता है वो कंपनी कुछ ना कुछ अच्छा कर ले। लेकिन ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है बैलेंस शीट से कि कंपनी ने कब किस साल में कितना कर्जा उठाया है और उसके बाद उसने उस कर्जे का किया क्या क्या है, ये सारी चीजें हमें बैलेंस शीट में देखने को मिलती हैं। हालांकि एक चीज कहूंगी, कोई भी कंपनी बहुत ज्यादा कर्जा लेके बहुत अच्छा बिजनेस नहीं कर पाती, क्योंकि बहुत ज्यादा कर्जा अगर कंपनी के ऊपर चढ़ जाता है ना, तो उसके बाद एक नया संकट कंपनी के ऊपर शुरू हो जाता है और वो है रेट का और दूसरा डॉलर एक्सचेंज रेट का। दोनों ही तरह के खतरे कंपनी पे नए आ जाते हैं। तो इस केस में मैं प्रेफर करती हूँ एक ऐसी कंपनी जिसने बहुत ही कम कर्जा लिया है, ऑलमोस्ट ना के बराबर कर्जा लिया हो, और उसके बाद भी वो कंपनी बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही हो, वो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही हो। इस तरह की कंपनी केवल मैं कोशिश करती हूँ और एनुअल रिपोर्ट में इस तरह की कंपनी को किस तरह से
एनुअल रिपोर्ट को पढ़ के इस तरह की कंपनी को ढूंढा जाता है, किस तरह से कंपनी प्रोग्रेसिव ग्रोथ करेगी या केवल रेग्रेसिव ग्रोथ करेगी। जो ग्रोथ केवल आपको दिखाई देगी कि कंपनी ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट तो कर रही है, लेकिन अगर अपना कर्जा कम नहीं कर रही है कंपनी और कर्जा लिए जा रही है, इनफैक्ट कर्जा ले लेके बिजनेस कर रही है। बहुत सारी बिजनेसेस ऐसे हैं जो केवल कर्जा ले लेके हर साल वो नया कर्जा लेते हैं और पुराने कर्जे का ब्याज चुकाते हैं। इस तरह के बहुत सारे बिजनेस है। तो ये सारी चीजें आप कंपनी की बैलेंस शीट से ही पकड़ पाते हो। बैलेंस शीट को किस तरह से 2 मिनट में आप वो स्कैन कर पाओगे, किस तरह से इतना लंबा चौड़ा डेटा आप 2 मिनट में देख पाओगे, वो मेरी एडवांस क्लास का टॉपिक है। लेकिन बैलेंस शीट को प्रॉपर परखे बिना आप किसी भी कंपनी में अगर एंट्री करते हो ना, आप पॉसिबली आप मैक्सिमम मेजॉरिटी हाई डेट वाली कंपनीज में प्रवेश कर जाओगे और उसके बाद में आप जस्ट वेट करते रहोगे, शेयर बढ़ेगा नहीं। और शेयर कैसे बढ़ेगा? कंपनी, आप समझो कि शेयर का बढ़ना ऑलमोस्ट माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना है। और अगर किसी पर्सन के कंधे पे 500 किलो की बोरी बांध दी जाए, वेट बांध दिया जाए और उसके बाद उससे कहा जाए कि अब तुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, तो आप ये मान के चलना कि बैलेंस शीट, आप ये मान के चलिए कि वो पर्सन ऊंचाई पे नहीं चढ़ पाएगा। और वही हाल भी होता है कंपनी के स्टॉक का। एक बड़े कर्जे वाली कंपनी किसी भी तरह से बहुत अच्छे प्राइसेस की तरफ नहीं जा पाती स्टॉक मार्केट में, चाहे वो निफ्टी 50 की बहुत सारी कंपनीज हो। मेरा एक सीरीज आने वाली है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी निफ्टी की टॉप 500 कंपनीज वो किस किस तरह की हैं, उन पे कितने कर्जे हैं, वो किस किस तरह से। ये मेरी अपकमिंग सारी वीडियो के टॉपिक्स रहेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है मेरी ये वाली सीरीज। आपको एक भी वीडियो मिस नहीं करनी है। अगर आपने ये मेरी पूरी सीरीज देखी ना, आपको फंडामेंटल एनालिसिस काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। हालांकि मैं फंडामेंटल एनालिसिस चुटकियों में कैसे कर पाती हूँ वो तो सीखने के लिए आपको मेरे कोर्स तक आना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस का मोटा मोटा अगर नॉलेज लेना चाहते हैं तो आपके लिए मेरी वीडियो सीरीज बेस्ट रहेगी। तो बैलेंस शीट आपको उस कंपनी के कर्जे, खर्चे और किस तरह से वो कंपनी कर्जे को मैनेज कर रही है, किस तरह से वो ईयर ऑन ईयर जो कर्जा ले रही है ना, उसके साथ वो कर क्या रही है आखिर, ये सारी चीजें आपको बैलेंस शीट में देखने को मिल जाएंगी। एनुअल रिपोर्ट में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बाद जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है ना, वो आता है कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट एक तरह से वो खाका छिट्टा होता है जिसपे कि कंपनी कितना टोटल इनफ्लो है कंपनी में, मतलब कितना कंपनी के पास पैसा आ रहा है और कितना कंपनी के पास पैसा जा रहा है, इस तरह का चिट्ठा होता है। आप ये समझ के रख लो, मोटी मोटी लैंग्वेज में अगर बात करूं, कंपनी कितना कर्जा ले रही है, कंपनी को कितनी इनकम हो रही है, और कंपनी के एम्प्लॉयज को कितनी सैलरी दी जा रही है, कंपनी के जो डे टू डे रनिंग बिजनेस है उस पे कितना खर्चा हो रहा है, कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उस प्रोडक्ट के बनाने में कितना खर्चा हो रहा है, ये सारी चीजें आपको कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब कि नेट इनफ्लो और नेट आउटफ्लो, और उसके साथ ही कंपनी कितना कर्जा लेके उसका क्या क्या कर रही है, अगर क्लब कर दिया जाए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के सारे डेटा को क्लब कर दिया जाए ना, तो हमें डेटा मिलता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। और कैश फ्लो स्टेटमेंट एक तरह से उस कंपनी की भविष्य पत्रिका होती है। अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट ठीक से पढ़ना और समझना आ गया तो मैं आपको ये दावे के साथ कह सकती हूं कि आप कंपनी चूज करने में गलत नहीं होंगे, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं, क्या वो कंपनी आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेगी, क्या वो कंपनी आगे जाके इस कॉम्पिटिटिव माहौल में टिक पाएगी, वो कंपनी किस तरह से प्रेजेंटली एक्ट कर रही है, प्रेजेंटली बिहेव कर रही है और आगे किस तरह से बिहेव करेगी, किस तरह से मार्केट इकोनॉमी में वो टिकी रहेगी, ये सारी चीजें आपको कैश फ्लो से पता चलती हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट को रीड कैसे करते हैं 2 मिनट्स में, ये मेरे एडवांस क्लास का पार्ट होगा। आप चाहें तो मुझे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके मेरे एडवांस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर मोटा मोटा बात करूं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपको कंपनी की कंप्लीट पिक्चर मिल जाती है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में किस तरह से परफॉर्म करने वाली है, किस तरह से क्या करने वाली है,
क्या कंपनी का ये जो प्राइस हमें दिख रहा है, क्या ये कंपनी का प्राइस हमें 15% CAGR दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, और नहीं दे पाएगा तो बेटर है कि हम उस कंपनी से दूर रहें। इसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त नेक्स्ट जो बारी आती है वो कंपनी के कुछ की पैरामीटर्स की बारी आती है। मैं फंडामेंटल एनालिसिस करती हूं तो मेरे कुछ बेसिक पैरामीटर हैं और उसकी बेसिक रेंज है, वो मेरे एडवांस कोर्स का पार्ट है, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए बता दूं कि कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, कि कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर जैसे अर्निंग पर शेयर हो गया, पीई रेशियो हो गया, ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं, मैं इस पे पूरी एक वीडियो लेके आऊंगी। जितने भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं ना, वो बहुत ही टिपिकल होते हैं न्यू कमर्स के लिए समझने में, खास करके जिनका नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, नॉन कमर्शियल बैकग्राउंड है, उनको ये रेशियोज बिल्कुल समझ नहीं आते। तो एक्चुअली इन रेशियोज का मतलब क्या होता है, ये पूरा एक वीडियो होगा जिसपे मैं आपको पूरे 20-25 जो मेन पैरामीटर्स है ना, उनके बारे में बताऊंगी कि क्या किस पैरामीटर का क्या मतलब होता है, क्या उसकी डेफिनेशन होती है। ये अपनी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा, जिसमें ये पूरा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर पी रेशियो है तो उसका क्या मतलब है, अर्निंग पर शेयर है तो उसका क्या मतलब है, डेट टू इक्विटी रेशियो है तो उसका क्या मतलब है, एबेटा अगर आप कहीं देखते हो उसका क्या मतलब है। तो ये सारी की पैरामीटर्स आपको खुद से किस तरह से किसमें क्या देखना है, ये सारी चीजें आपको उसमें पता चल जाएंगी। पूरा इंपॉर्टेंट, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है, तो इस पे मुझे पूरा का पूरा एक अलग वीडियो क्रिएट करना पड़ेगा। कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो नेक्स्ट आता है अपना कंपनी के क्वालिटेटिव फैक्टर्स। ये तो अभी जितने चल रहे थे ना, ये तो क्वांटिटेटिव फैक्टर्स थे कि हम कैलकुलेशन करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, मैथमेटिक्स कुछ नंबर्स होते हैं, उनके कैलकुलेशंस करते हैं। लेकिन जब बात करें कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसके साथ ही कंपनी के क्वालिटेटिव फैक्टर्स को इंक्लूड करना भी बहुत जरूरी होता है। जिस बिजनेस में हम एंटर करने जा रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, बिना क्वालिटी के, जैसे कि सपोज हम मार्केट जाते हैं कोई भी चीज खरीदने के लिए, तो हम दो चीजों पे बहुत ध्यान रखते हैं कि एक तो उस चीज का प्राइस कैसा है और दूसरी उस चीज की क्वालिटी कैसी है। अगर हम सस्ता भी ले आए लेकिन अगर हम क्वालिटी अच्छी नहीं लेके आ पाए तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए क्वालिटी प्लस उस कंपनी के फाइनेंशियल्स दोनों पे नजर रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए कंपनी के कुछ क्वालिटेटिव फैक्टर हैं जो कि आपको एनुअल रिपोर्ट में ध्यान रखने हैं, और एनुअल रिपोर्ट में ही ये सब चीजें आपको मिल पाती हैं। तो वन बाय वन इन सब पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है कंपनी का बिजनेस मॉडल। आखिर कंपनी का बिजनेस क्या है? बिना बिजनेस मॉडल को समझे आपको किसी भी कंपनी, किसी भी स्टॉक, शेयर मार्केट की किसी भी शेयर में एक भी रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप क्वालिटी की बात करोगे ना, तो कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी आखिर बनाती क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, वो जानना बहुत जरूरी है। क्या वो प्रोडक्ट जो आज कंपनी बेच रही है, क्या वो 10 साल बाद बेच पाएगी? क्योंकि जब भी हम स्टॉक लेते हैं ना, तो वो लंबी अवधि के नजरिए से लेते हैं, 3, 5, 10 साल के लिए लेते हैं। क्या आज से 10 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद क्या कंपनी वो प्रोडक्ट बेच भी पाएगी या नहीं बेच पाएगी? ये हमें कंपनी के बिजनेस मॉडल से ही पता चलता है। क्या कंपनी एक घरेलू कंपनी, क्या कंपनी एक छोटी कंपनी तो नहीं है, क्या वो एक रीजनल कंपनी तो नहीं है? ये सारी चीजें कंपनी के बिजनेस मॉडल से पता चलती हैं। देखो, कोई भी स्टॉक जब ऊपर की तरफ चलता है ना, बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। केवल 1-2 चीजें टेस्ट करके स्टॉक मार्केट में हमें अपनी हार्ड अर्न मनी नहीं लगानी है। बहुत ज्यादा जांच परख के, सोच समझ के तब हमें कंपनी में पैसा लगाना है। तो बिजनेस मॉडल का पता होना और बिजनेस मॉडल को अच्छे से नाप तोल लेना बहुत जरूरी होता है। बिजनेस मॉडल की खबर आपको एनुअल रिपोर्ट में ही मिलेगी। किस तरह से एनुअल रिपोर्ट में बिजनेस मॉडल को 1 मिनट में किस तरह से देखा जाता है। हालांकि बहुत हार्ड प्रोसेस है। अगर आप एनुअल रिपोर्ट में से कंपनी का बिजनेस मॉडल पढ़ पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन मेरे पास इसका भी एक बहुत ही फास्ट तरीका है जिससे मैं कंपनी का बिजनेस मॉडल और उसका किसी भी कंपनी को के बिजनेस मॉडल की विजिबिलिटी किस तरह से रखी जाती है, क्या वो 5 साल बाद सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, इसका आंसर आपको कंपनी को की एनुअल रिपोर्ट देखते ही किस तरह से समझ में आ जाए, इसका भी मैंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है। वो मेरे एडवांस क्लास का टॉपिक है।
इसी के साथ नेक्स्ट क्वालिटेटिव फैक्टर्स में आता है कंपनी का मैनेजमेंट। अगर कंपनी का मैनेजमेंट साउंड नहीं है, आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनी में मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, बार बार शेयर गिरता हुआ दिखता है। जब भी कभी किसी कंपनी में कोई मैनेजरियल लेवल पे कोई फ्रॉड हो जाता है ना, उसके बाद उस कंपनी का स्टॉक संभल नहीं पाता, क्योंकि निवेशक हो, म्यूचुअल फंड हो या फिर FIIs हो, सबकी नजरों में उस कंपनी की इमेज खराब हो जाती है। तो एक साफ सुथरे मैनेजमेंट वाली कंपनी ही आपको लेनी चाहिए। किस तरह से मैनेजमेंट को जांचा परखा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा ध्यान उस एनुअल रिपोर्ट में कंपनी के मैनेजमेंट को स्टडी करने में लगाना ही होगा। अगर आपने एक बैड मैनेजमेंट वाली एक कंपनी ले भी ली और अच्छे प्राइस पे ले भी ली, तो कभी ना कभी वो कंपनी उस फ्रॉड का जरूर दोबारा से शिकार होगी। और चाहे उस कंपनी में आपने 5-10% 20% के प्रॉफिट देखे भी हों, लेकिन जैसे ही वो मैनेजमेंट की तरफ से फ्रॉड की न्यूज मार्केट में आएगी ना, तो वो आपका प्राइस फिर से, वो जितना भी चाहे ऊपर चला जाए, वो फिर से आपको लॉस ही करता हुआ दिखाई देगा। इसलिए एक साफ सुथरी छवि वाले मैनेजमेंट वाली कंपनी आपको उठानी चाहिए। अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में लगभग 30 के तकरीबन इस तरह के बिजनेस हाउसेज हैं जिनकी एक साफ सुथरी छवि है, जिनकी एक अच्छी छवि है, जिनका एक अच्छा प्लान्ड, मतलब एक अच्छी हिस्ट्री है, आप ये कह सकते हैं। तो उस तरह की कंपनी को कैसे पहचानना है, ये भी मेरे एडवांस क्लासेस का टॉपिक है। लेकिन हाँ, आपको इतना बता सकती हूँ कि बिना मैनेजमेंट, केवल एक खराब मैनेजमेंट वाली कंपनी में एंटर कर जाना, या फिर बिना मैनेजमेंट की छानबीन किए आप स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी में पैसा लगा देंगे अच्छे फाइनेंशियल्स देखने के बाद, तो भी आपको धोखा हो सकता है। आप देखते हैं ना किस तरह से कंपनी में फ्रॉड होने से पहले पता लगाना है। ये कंपनी के आपको जो बिजनेस उसको कर रहा है, जो बिजनेस का मालिक है, उसके बारे में आपको पता करना ही होगा। देखो, फंडामेंटल एनालिसिस एक टीडियस जॉब जरूर है, लेकिन मैं आपको ये कहूंगी, किसी भी कंपनी में अपना पैसा पार्क करने से पहले अगर आप ये सारा मेहनत कर लेते हैं ना, तो आप एक सुरक्षित कंपनी में, सुरक्षित हाथों में अपनी हार्ड अर्न्ड मनी रखेंगे, तो वो पैसा आपका चाहे बढ़े, चाहे दिन रात बढ़े नहीं, चाहे 15 दिन में डबल ना हो, लेकिन सुरक्षित हाथों में रहेगा, सुरक्षित कंपनी में रहेगा। और उसके बाद वो पैसा आपको एक अच्छा हैंडसम ग्रोथ भी देगा टाइम के साथ साथ। जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करेगी, वैसे वैसे वो शेयर भी आपको ग्रोथ करता हुआ दिखाई देगा। एक अच्छे मैनेजमेंट वाली कंपनी की पहचान के बाद अब बारी आती है कंपनी के इंडस्ट्री ट्रेंड के ऊपर। मतलब कि कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है, वो प्रोडक्ट क्या साइक्लिक नेचर का तो नहीं है। अगर आप किसी साइक्लिक बिजनेस में घुस रहे हैं ना, तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि उस साइक्लिक बिजनेस के अप ट्रेंड साइकिल में आप घुसें। बहुत सारे बिजनेस में मानती हूं कि कम से कम 30-40 बिजनेस इस तरह के हैं जो साइक्लिक नेचर के हैं। मतलब उनमें कुछ टाइम 1-2 साल बिकवाली होती है और उसके बाद में उनके प्राइसेस की मांग कम हो जाती है। बहुत सारे बिजनेस की बात करें, जैसे कि ऑटो सेक्टर हो गया। अगर सपोज किसी पर्सन ने एक गाड़ी खरीद ली है, तो उस गाड़ी को खरीदने के बाद कम से कम 3 साल बाद या 5 साल बाद वो दूसरी गाड़ी लेने के लिए सोचना शुरू करेगा। तो ऑटो सेक्टर एक एग्जाम्पल के तहत मैं आपको बता सकती हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। किस तरह से साइक्लिक सेक्टर की पहचान की जाती है, वो मेरे एडवांस क्लासेस का पार्ट है। लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको वो बिजनेस में एंट्री करनी है कि आपको बता रही हूँ, अगर आपने एक ऐसे स्टॉक में एंट्री की है जो साइक्लिक नेचर का है, तो अप ट्रेंड का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो अच्छे से अच्छे फंडामेंटल वाले बिजनेस, बड़े से बड़े नामी गिरामी बिजनेस में भी आप केवल फंस के रह जाएंगे। अगर आपने उसकी डाउन ट्रेंड साइकिल पे एंट्री कर ली, टाटा मोटर्स इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। लोगों ने टाटा मोटर्स को हजार रुपए पे खरीदा था। मैं जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ वो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे उनको ले रही हूँ। ना तो इनमें से कोई भी स्टॉक में होल्ड करती हूँ, ना ही मेरा किसी भी तरह का इनमें कोई इंटरेस्ट है। जस्ट एज अ केस स्टडी मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि साइक्लिक बिजनेस है ऑटो सेक्टर एक। और आप समझो कि जो कोविड के बाद जो जितनी कारें बिकी थी, वो 2-2.5 साल बिकने के बाद में, उसके बाद में उनमें डाउन ट्रेंड शुरू होता है। और डाउन ट्रेंड जैसे ही डाउन ट्रेंड शुरू होता है, बिक्री कम होती है ना,
उसके बाद उस वक्त जितने भी स्टॉक है ना वो कर रहे होते हैं टॉप आउट, मतलब वो एकदम पीक पे बैठे होते हैं। उसके बाद जब उनका डाउन ट्रेंड शुरू होता है और रिटेलर को लगता है कि आज टाटा मोटर का स्टॉक 1,000 रुपए का है और अब ये 1,000 से 2,000 जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि किसी दिन टाटा मोटर का स्टॉक 1,000 से 2,000 नहीं जाएगा, लेकिन ये एक साइक्लिक बिजनेस है। वो दूसरी साइकिल कब आएगी, कब रिटेलर, कब कब नए लोग जाके दोबारा से वो कंपनी का प्रोडक्ट खरीदेंगे, ये डिपेंड उस पे करेगा जब स्टॉक चलना शुरू होगा। अगर आपने डाउन ट्रेंड पे एंट्री कर ली तो उसके बाद में आपके साथ वही होगा जो मैक्सिमम रिटेलर जो टाटा मोटर्स को 1,000 रुपए पे खरीद के बैठे हैं, और आज की डेट में टाटा मोटर्स आप देखो कि 600 रुपए के आसपास चल रहा है। तो आप अगर ऐसे स्टॉक में एंट्री कर रहे हैं और जो साइक्लिक नेचर का और उसके भी डाउन ट्रेंड में आप घुस गए हैं, तो आपका नेट रिटर्न कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट आपको नेगेटिव रिटर्न झेलना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म और अच्छी कंपनी के नाम पे भी अगर आपके रिटर्न जीरो होंगे या नेगेटिव होंगे तो आपको शेयर मार्केट से हताशा हाथ लग सकती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हैं ना, तो आपका प्रायोरिटी गोल ये होना चाहिए, जिस भी स्टॉक में आप एंट्री कर रहे हैं ना, वो स्टॉक एटलीस्ट अप ट्रेंड में हो। तो वो अप ट्रेंड किस तरह से पहचाना जाता है, कौन से बिजनेस साइक्लिक नेचर के हैं, कौन से बिजनेस साइक्लिक नेचर के नहीं हैं, क्या आप उस अप ट्रेंड में प्रॉपर अप ट्रेंड में ही आप घुस रहे हैं या फिर आप डाउन ट्रेंड का शिकार तो नहीं हो रहे। क्योंकि अगर डाउन ट्रेंड का शिकार हो गए ना तो भी आप होपलेस हो जाएंगे जब मार्केट में आपको 2-2, 3-3 साल नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई देंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त, ये चाहे बिजनेस कितना भी अच्छा हो, मैनेजमेंट कितना भी अच्छा हो, फाइनेंशियल्स कितने भी अच्छे हो, लेकिन अगर बिजनेस साइक्लिक नेचर का है तो भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आपको जाके डेफिनेटली ये चीज पता होना चाहिए, पक्के से पता होना चाहिए। मेरे एडवांस क्लास का टॉपिक है किस तरह से किसी भी कंपनी को देखते ही आप ये पहचान सकते हो, किसी भी कंपनी को 1 सेकंड में पहचान सकते हो कि ये वाली बिजनेस, ये वाली कंपनी साइक्लिक नेचर की है या ये साइक्लिक नेचर की नहीं है। ये एडवांस क्लास का टॉपिक है, लेकिन यस, ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। और उसके बाद केवल अप ट्रेंड वाली कंपनी में आप जाके पोजीशन बनाएंगे और अप ट्रेंड वाली कंपनी में आप जाके अपने पोजीशन लेंगे, स्टॉक खरीदेंगे ना, केवल तभी जाके आपको शेयर अपसाइड मूवमेंट में दिखेगा। नहीं तो अगर डाउन ट्रेंड में आपने कहीं किसी स्टॉक में एंट्री कर ली तो वो शेयर आपको डाउन 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 और डाउन ट्रेंड की तरफ जाते हुए दिखेगा, और इनफैक्ट आपको 1, 2, 3, 4, 5 साल रखने के बाद भी नेगेटिव या जीरो रिटर्न उस स्टॉक से हाथ आएंगे। तो इसलिए हर पैरामीटर का, हर चीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप फंडामेंटल एनालिसिस करना है। ये पूरे प्रोसेस का आपको पार्ट बनना है। अगर आप इस पूरे प्रोसेस में कुछ भी चीज मिस करते हैं ना, तो आप डेफिनेटली बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। आप कभी भी फंडामेंटल एनालिसिस ठीक से कर ही नहीं पाएंगे। फंडामेंटल एनालिसिस एक टीडियस जॉब जरूर है, एक मेहनत वाला काम जरूर है, लेकिन ये आपको स्टॉक मार्केट में धोखे से बचा सकता है, ये स्टॉक मार्केट में आपको नेगेटिव रिटर्न से बचा सकता है, ये स्टॉक मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म में सस्टेन रख सकता है। इतना मैं आपको कह सकती हूं। अब इसके बाद में जब आपने कंपनी का बिजनेस ट्रेंड एनालिसिस कर लिया, उसके बाद में कंपनी में बारी आती है कंपनी के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की। अगर कंपनी, जो भी स्टॉक आपने लिया है, वो जिस भी सेक्टर में वो अपना सामान बेच रही है, उस सेक्टर में, उस पर्टिकुलर सेक्टर में उस कंपनी की क्या सिचुएशन है। अगर वो कंपनी अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज को अपने तय किए दामों पे बेच पाती है या फिर अपने पीयर ग्रुप से के कंपैरिजन में उसी प्रोडक्ट पे ज्यादा प्रॉफिट ले पाती है। सपोज 5 कंपनी, आप ऐसे समझना, इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। 5 कंपनी है, 5 कंपनी सपोज 100 रुपए का माल बेचती हैं, और कोई कंपनी उस 100 रुपए का माल बेचने पे 20 रुपए प्रॉफिट कमाती है, कोई कंपनी 40 रुपए का प्रॉफिट कमाती है, कोई कंपनी 30 रुपए का प्रॉफिट कमाती है, कोई कंपनी 5 ही रुपए का प्रॉफिट कमाती है। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। सारी कंपनी सेम टाइप का प्रोडक्ट बेच रही है, ऐसा तो संभव नहीं कि एक प्रोडक्ट केवल एक ही कंपनी बेचे, बाकी सारे उसके पेयर ग्रुप भी होगा, बहुत सारी कंपनीज उसी के जैसा माल मार्केट में बना रही होंगी। लेकिन क्या उस कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है? क्या वो कंपनी अपना प्रोडक्ट को अपने चाहे कीमतों पे बेच सकती है? क्या वो कंपनी को किसी वजह से अपनी कीमतें कम तो नहीं करनी पड़ेंगी? ये सब चीजें भी बहुत जरूरी हैं, आप जान पाओ अपनी कंपनी के बारे में। आप
कैलकुलेट कर पाओ अपनी कंपनी के बारे में कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या नहीं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किस तरह से पहचाना जाता है, किस तरह से 1 सेकंड में 1 मिनट में आप अच्छे से उस कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज निकाल पाते हो। वैसे तो मेरी जो सीरीज आएगी ना, आपको इसमें खुद ही से मैं कैलकुलेट करना बता दूंगी। जो मेरी 500 टॉप कंपनीज वाली सीरीज आएगी ना, उसमें मैं आपको बता दूंगी किस किस कंपनी में कितना, किस किस कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है और किस अच्छी कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है। सपोज 2 कंपनी है, तो उन 2 कंपनी में एक कंपनी अगर अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाएगी भी, तो उस कंपनी के बढ़े हुए प्राइस को भी लोग खरीदेंगे। लेकिन वहीं अगर बात करें दूसरी कंपनी की, अगर वो अपना प्राइस 1 रुपया भी बढ़ाती है ना, तो उस केस में जो रिटेल जो सामान खरीदने वाले हैं, वो उस कंपनी के प्रोडक्ट को लेने की बजाय किसी चीपर ऑप्शन की तरफ मूव कर जाएंगे। ये सारी चीजें आपको मेरी वो जो सीरीज में लाने वाली हूँ टॉप 500 कंपनीज, उनके बारे में आपको पता चल जाए। उस सीरीज में आपको पता चल जाएगा किस कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है और किस कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है। तो ये एक बेसिक रूल ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस है। अगर आप एक ऐसी कंपनी को चूज कर रहे हैं जिस कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जो मनचाहे कीमत पे अपना प्रोडक्ट मार्केट में उतार सकती है, अपनी सर्विसेज मार्केट में बेच सकती है, अपने प्रोडक्ट का मनचाहा दाम अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से वसूल सकती है, मतलब उसके प्रोडक्ट में दम है, उसके प्रोडक्ट में जान है, उसके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी है, अगले 5 साल 10 साल भी वो कंपनी अपने प्रोडक्ट को उसी तरह से बेच सकती है। तो इस तरह की कंपनी किस तरह से चूज की जाती है, किस तरह से पिक की जाती है, कैसे इस तरह की कंपनी की पहचान की जा सकती है, ये सारी चीजें और बारीकी से आपको मेरे उस वाली सीरीज में मिल जाएंगी। लेकिन यस, ये वाला टॉपिक भी आप फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। और इसके बाद दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त जो सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिसका ध्यान अगर आपने नहीं रखा, तो चाहे फंडामेंटल कर रखा हो चाहे टेक्निकल कर रखा हो, सब चीजें धरी की धरी रह जाती हैं और आपका स्टॉक अंततः गिर जाएगा। और वो है न्यूज एनालिसिस, कंपनी का न्यूज। कंपनी की न्यूज आने के बाद आपको एक्शन नहीं लेना है, आपको कहीं ना कहीं कंपनी की न्यूज आने से पहले उस चीज की भनक होनी चाहिए कि इस कंपनी में किस लेवल की, किस तरह की न्यूज आने वाली है। केवल तभी आप स्टॉक से प्रॉफिट बना पाते हो, वरना अगर वो न्यूज आने के बाद आप कोशिश करोगे, तब तक तो स्टॉक में काम हो चुका होगा, तब तक वो स्टॉक गिर चुका होगा। तो इस तरह की न्यूज कहाँ देखी जाती है, क्या है मेरे न्यूज के सोर्सेस, क्या है, किस तरह से मैं न्यूज का एनालिसिस करती हूँ, किस तरह से मुझे ऑलमोस्ट पहले से किसी कंपनी के न्यूज के बारे में थोड़ा भनक लग जाती है कि इस कंपनी में ऐसा होने वाला है, क्यों मैं पोजीशन काट लिया करती हूँ, क्यों मैं एंट्री ले लिया करती हूँ, क्यों मैं लो पे टाइम से एंट्री ले लिया करती हूँ। ये सारी चीजें वो न्यूज एनालिसिस करने के बाद ही आपको आ पाएंगी। प्रॉपर मेरी न्यूज एनालिसिस की एक प्रॉपर क्लास है, मेरी एडवांस क्लासेस का पार्ट है, जहां पे न्यूज के सोर्सेस, न्यूज का प्रेडिक्शन, न्यूज एनालिसिस, ये सारी चीजें करना मैं आपको सिखाती हूँ। लेकिन अगर एक मोटा मोटा बात करूं, तो आपको आपके जो भी आपके पास स्टॉक है ना, उस स्टॉक के बारे में आपको पहले से न्यूज प्रेडिक्शन पता होना चाहिए, पहले से आपको न्यूज का हल्का फुल्का आभास होना चाहिए। ये नहीं कि न्यूज आई और न्यूज आने के बाद उस कंपनी में आप पोजीशन बनाते हैं, वो तब तक तो आपका स्टॉक गिर चुका होगा, तब तक आपको किसी तरह का प्रॉफिट जो आपको दिख रहा होगा, वो प्रॉफिट आपके खत्म हो चुके होंगे। तो किस तरह से वो न्यूज एनालिसिस किया जाता है, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। छोटी छोटी चीजें जो और भी स्टॉक पे प्रभाव डालती हैं, इन्फ्लेशन रेट हो गया, डॉलर का रेट हो गया, क्रूड, बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के प्राइस से बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो जाती हैं। क्रूड बढ़ गया तो उन स्टॉक के प्राइस गिर जाएंगे, क्रूड घट गया तो उन कंपनीज को प्रॉफिट होगा और वो कंपनी के प्राइसेस में आपको 10-10% की बढ़ोतरी दिखेगी। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मल्टीपल को रिलेटेड फैक्टर्स हैं जिन पे फंडामेंटल एनालिसिस बहुत डिपेंडेंट करता है। मेरी जो एडवांस क्लासेस है ना, उनमें ये जो छोटी छोटी बारीकियां हैं, वो ये सब चीजें मैं आपको बता रही हूँ। इसी के साथ गवर्नमेंट के डिसीजंस पे भी आपको नजर रखनी पड़ेगी। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद में जब गवर्नमेंट की तरफ से 50,000 करोड़ रुपए का बजट अनाउंस हुआ था, जो कि उनको डिफेंस पे खर्चा करना था, उसके बाद डिफेंस स्टॉक्स में जो बहुत तेजी आई थी, तो ये सब चीजें भी, इनका भी प्रभाव कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए। ये सारे प्रभाव कैलकुलेशन करके ही आप एक अच्छे फंडामेंटली गुड स्टॉक में एंट्री करेंगे, तो आपको एक
अच्छा प्राइस उन स्टॉक से मिल पाएगा। ये मोटे मोटे अगर फैक्टर्स की बात करूं तो ये सारी चीजें मिलके फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट बनती हैं। ये वो दायरा है जिसके तहत आपको फंडामेंटल एनालिसिस एक स्टॉक का करना है। अगर मैं अपनी बात करूं ना, मैं किसी भी स्टॉक को कम से कम 2 महीने का टाइम देती हूं, उसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करती हूं। बहुत तरीके से स्टॉक को जांचा परखा जाता है, अलग अलग एंगल से स्टॉक को जांचा परखा जाता है। उस कंपनी के फंडामेंटल किए जाते हैं, उस कंपनी का टेक्निकल किया जाता है, उस कंपनी की न्यूज सर्च की जाती है, उस कंपनी की ये सारी बारीकियां जो मैं आपको कह रही हूं। उसके बाद लगभग 2 महीने करने के बाद, मैं आपको बता रही हूं, पूरा 2 महीने का टाइम होता है। उसके बाद मैं उसको अलग अलग तरीके से टेस्ट करती हूं। उस टेस्ट करने के बाद मैं उस स्टॉक में जाके एंट्री करती हूं। तो एक बहुत लंबा टेडियस जॉब जरूर है, लेकिन उसके बाद वो स्टॉक मुझे अपने मनचाहे प्राइस टारगेट तक जाता हुआ जरूर दिखता है। जब भी आप किसी स्टॉक पे मेहनत करते हो, अपनी मेहनत करते हो, अपना रिसर्च करते हो ना, और इतने अच्छे से रिसर्च करने के बाद लिया हुआ स्टॉक आपको कभी भी छोटे मोटे करेक्शन में आपको डराएगा नहीं, आपको कभी भी एंजाइटी नहीं होगी। उसका रीजन यही है कि आपको उस कंपनी के हर अच्छे और हर बुरे का ऑलमोस्ट आइडिया होता है कि अगर कंपनी के साथ कुछ बुरा भी होता है तो वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, या कंपनी के साथ अगर कुछ अच्छी न्यूज आएगी तो वो मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकती है। ये सारी चीजों का आइडिया आपको फंडामेंटल एनालिसिस में लग जाता है। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ, केवल भागते दौड़ते स्टॉक में एंट्री करने से शेयर मार्केट में प्रॉफिट नहीं बनते। अगर आपको शेयर मार्केट में लॉन्ग सस्टेन्ड ग्रोथ चाहिए, हमेशा प्रॉफिटेबल आपको रहना है ना, तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि आपको स्टॉक मार्केट में आके फंडामेंटल एनालिसिस करके गुड फंडामेंटल वैल्यूज वाली कंपनी में ही एंट्री करनी है। अगर आप वो कर पाए, केवल तभी आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट निकाल पाओगे। फंडामेंटल एनालिसिस, अगर मैं अपनी बात करूं ना, किसी भी तरीके से अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे कंपनी में कितना भी पैसा लगाना है, चाहे वो 50,000 हो, चाहे वो 1 लाख हो, लेकिन बिना फंडामेंटल एनालिसिस किए मैं किसी भी कंपनी में 1 रुपया भी नहीं लगाती हूं। कमजोर फंडामेंटल एनालिसिस वाली कंपनी में मैं 1 भी रुपया नहीं लगाती हूं। जब जितने फंडामेंटल एनालिसिस के जितने पैरामीटर जिन पे मैंने आपसे बात की है, इन पैरामीटर पे टेस्ट किए बिना मैं कंपनी पे 1 भी रुपया नहीं लगाती हूं। मैं टेक्निकल एनालिसिस को केवल एंट्री, एग्जिट, एवरेजिंग और प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज करती हूँ। इसके अलावा मेरी 80% अगर मैं मेहनत करूं, जो मेरी स्टॉक मार्केट पे जाती है, किसी स्टॉक पे जाती है ना, तो वो 80% मेहनत मेरी केवल फंडामेंटल एनालिसिस में जाया करती है। फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा मेहनत मांगता है, बट इसके रिजल्ट 100% होते हैं। वहीं टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज्यादा मेहनत का काम नहीं है। बहुत ही जब आप एक अच्छे स्टॉक को चूज कर लो तो उसमें केवल एंट्री और एग्जिट के पॉइंट्स आपको टेक्निकल एनालिसिस देगा। और अगर इतना करने के बाद आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे तो मैं आपको ये अश्योर कर सकती हूँ कि आपको शेयर मार्केट में धोखा नहीं मिलेगा। आप शेयर मार्केट में चाहे 10 दिन में पैसा डबल करें या ना करें, लेकिन आपका पैसा डूबेगा नहीं। आपको इस समंदर से मोती भी मिलेंगे, अच्छे अच्छे समुद्री जीव भी मिलेंगे, आपके हाथ लॉस जैसा कीचड़ नहीं आएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना, अपने किसी फ्रेंड सर्कल के साथ मेरा ये वीडियो शेयर कर देना जो फंडामेंटल एनालिसिस को समझना चाहता है। ये फंडामेंटल एनालिसिस का दायरा क्या होता है, आखिर क्या सब कुछ चीजें फंडामेंटल एनालिसिस कवर करता है, क्या सब चीजें फंडामेंटल एनालिसिस में कवर्ड हैं।